आज की डेट में एशियन पेंट्स पेंट इंडस्ट्री का राजा है, पर कितने दिनों तक और। एशियन पेंट्स की कुल प्रोडक्शन कैपेसिटी 17 लाख मैट्रिक टन की ही है। वहीं पूरी पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो वो केवल 32-33 लाख मैट्रिक टन की ही है। इसी के साथ आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्री भी 13 लाख मैट्रिक टन की कैपेसिटी के साथ इस रेस में उतर रही है। देखो, बात यह है कि यहाँ कोई समाज सेवा के लिए तो आया नहीं है, सबको प्रॉफिट कमाने से मतलब है। मैं सिर्फ ग्रासिम इंडस्ट्री की बात करूँगा। ऐसा नहीं है कि केवल ग्रासिम ही पेंट इंडस्ट्री में आ रही है, इसके अलावा भी JSW और पिडलाइट भी पेंट में घुसने का प्लान कर रहे हैं, पर इनके कैपेक्स 1000 करोड़ से कम ही हैं, इसलिए ये ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ग्रासिम इंडस्ट्री का ROCE देखो, ये केवल 10-12% के आसपास ही है। वहीं एशियन पेंट की ROCE 35% से भी ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ 10% और कहाँ 35%। अगर किसी को ROCE नहीं पता हो तो मैं बता दूँ कि ये है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कोई भी कंपनी अगर 100 रुपये लगाकर बिजनेस कर रही है तो उस पर वो कितना रिटर्न कमा रही है। तो आप देख सकते हो कि एशियन पेंट 100 रुपये लगाकर 35 रुपये से भी ज़्यादा कमा रहा है। वहीं ग्रासिम इंडस्ट्री 100 रुपये केवल 10-12 रुपये ही कमा पा रही है। और यही रीज़न है कि क्यों हर कोई पेंट इंडस्ट्री में घुस रहा है। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, जो पेंट सेक्टर में आराम से मिल जाता है। ग्रासिम इंडस्ट्री भी सोच रही है कि हम तो केवल 10-12% ही निकाल रहे हैं, पेंट इंडस्ट्री में चलते हैं, वहाँ 30-35% नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, 15-20% तो निकाल ही लेंगे। और ऐसे मुंह उठाकर तो कोई किसी बिजनेस में घुसता नहीं है। ये ग्रुप पहले ही अल्ट्राटेक सीमेंट और बिरला वाइट पुट्टी बेच रहे हैं, तो इनके पास एक 50,000 प्लस डीलर का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, और उनमें से 35,000 प्लस तो ऑलरेडी पेंट सेल कर भी रहे हैं। तो अब तक तो सब सेट ही लग रहा है, पर इससे एशियन पेंट पर क्या असर पड़ेगा ये सोचने वाली बात है, क्योंकि एशियन पेंट में बहुत सारे लोग लंबे समय से इन्वेस्टेड हैं और कुछ शायद अभी घुसे हैं या घुसने का प्लान कर रहे हैं। तो थोड़ा रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो, फिर शायद आप अपना डिसीजन अच्छे से ले पाओ। हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एशियन पेंट इंडस्ट्री का राजा था, राजा है और रहेगा भी, मुझे ऐसा लगता है। देखो, मेरी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं जो मैं एशियन पेंट के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन एशियन पेंट में जो बात है उसे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। केवल पैसा लगाने भर और एक्सेल शीट पर 2-4 डाटा इधर उधर कर देने से कोई बिजनेस नहीं बन जाता। एशियन पेंट लगभग 80 सालों से ये बिजनेस कर रही है और ये 56 सालों से मार्केट लीडर भी है। तो क्या आपको लगता है कि 56 सालों के अंतराल में क्या कोई ग्रासिम इंडस्ट्री की तरह इस सेक्टर में घुसा नहीं होगा और फिर भी आज ये मार्केट लीडर है? हो सकता है कि कई लोग अब भी बोले कि ये ज़रूरी तो नहीं कि ऐसा ही कंटिन्यू रहे, हो सकता है ग्रासिम इंडस्ट्री इसे पीछे छोड़ दे। तो मेरा मानना है कि पेंट सेक्टर इतना भी इजी नहीं है क्रैक करने के लिए। वैसे तो कोई भी चीज़ इजी और डिफ़िकल्ट दोनों नहीं होती, बस काम करने की नीयत होनी चाहिए। पर फिर भी कुछ बातें हैं जो शायद आपको पता होनी चाहिए। पेंट इंडस्ट्री एक डाटा ड्रिवन बिजनेस है। मान लो आप एक पेंट रिटेलर हो और आप एक रेड कलर पेंट ऑर्डर करते हो। अगर वो पेंट सेल होने में महीनों का समय ले रहा है और दूसरी तरफ लोग वाइट पेंट की डिमांड कर रहे हैं जो आपने ऑर्डर नहीं किया और सारे पैसे रेड कलर में ही लगा दिए, तो ऐसे ना ही तो पेंट सेल होगा और ना ही आपको मार्जिन मिलेगा। इसके उलट आपके पैसे और फंस गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि कब कितना और किस कलर की डिमांड होती है, तो आप सही तरीके से इन्वेंट्री मैनेज करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। एशियन पेंट को शायद ये बात 70s में ही पता लग गई थी। इसी कारण एशियन पेंट ने 70s में ही सुपर कंप्यूटर बाय किया, जिसकी मदद से ये ऑर्डर्स को एनालाइज करके ये डिसाइड कर लेते थे कि इनको कौन सा पेंट कहाँ भेजना है और कहाँ किस कलर की डिमांड ज़्यादा है। आज की बात करें तो एशियन पेंट के पास इतना बड़ा डाटाबेस है कि इनको ये तक पता है कि किस एरिया में किस टाइम पर किस कलर की ज़रूरत है, और इन्हीं सब की वजह से एशियन पेंट अपने ऑर्डर 4 से 6 घंटे में डिलीवर कर देता है, जहां दूसरे पेंट कंपनीज का डिलीवरी टाइम 12 घंटे से भी ज़्यादा है। एशियन पेंट की शुरुआत मिस्टर चंपक लाल चौकसी ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर 1942 में की थी। थोड़े टाइम के बाद ही इनको ये एहसास हो गया था कि बिना प्रोफेशनल की मदद से हम कंपनी को ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते। इसी कारण आज एशियन पेंट के अंदर सभी प्रोफेशनल मैनेजमेंट देख रहे हैं, प्रमोटर की तरफ से भी ज़्यादा दखल नहीं दी जाती। इसी कारण एशियन पेंट अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले पाता है और इसकी ओनरशिप में भी कोई बदलाव नहीं है। दूसरी तरफ एडवर्टीजमेंट की बात करें तो पेंट मतलब एशियन पेंट। आप अपने घर के सदस्यों के साथ बात करके देखो,
उनसे कुछ पेंट कंपनीज का नाम पूछो। मुझे नहीं लगता कि वो 2-3 कंपनी से ज़्यादा का नाम बता पाएँ, और उनमें से भी सबसे पहले नंबर पर एशियन पेंट ही होगी। तो इसे बोलते हैं ब्रांड वैल्यू। आप कस्टमर को XYZ कंपनीज का नाम बताते रहो, अगर उसे एशियन पेंट पता है तो एशियन पेंट ही लेकर जाएगा। तो इतना एडवर्टीजमेंट करने में एशियन पेंट अपनी सेल्स का बहुत कम पैसा खर्च करता है, क्योंकि सेल्स के मामले में इसके आधे पर भी कोई कंपनी नहीं है। वहीं डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो एशियन पेंट ने अपने इनिशियल टाइम से ही बल्क डिस्ट्रीब्यूटर की बजाय छोटे छोटे रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम किया है। इसी वजह से एशियन पेंट एक बहुत बड़ा मार्जिन बचा पाता है, और मार्जिन का तो सारा खेल ही है। आज एशियन पेंट के पास 1.5 लाख प्लस रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर इतने खास इसलिए हैं क्योंकि भारत में रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान ज़्यादा बड़ी नहीं होती। उसको उसी दुकान में स्टॉक भी रखना है और अपना काउंटर भी। यहाँ एक मशीन सामने आती है जिसे टिंटिंग मशीन बोलते हैं। ये मशीन अलग अलग कलर मिलाकर एक नया कलर बनाती है। ये मशीन साइज़ में बहुत बड़ी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले से ही एशियन पेंट की मशीन इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास इंस्टॉल है और सेल्स भी अच्छी खासी हो रही है, तो वे सब नई कंपनी की टिंटिंग मशीन क्यों इंस्टॉल करवाएंगे। तो ये सब ऐसे पॉइंट थे जिनकी वजह से अभी तक एशियन पेंट अनबीटेबल है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ग्रासिम इंडस्ट्री इस फील्ड में कुछ नहीं कर सकती। ग्रासिम इंडस्ट्री ग्रो भी करेगी तो भी जो कंपनीज आज पेंट सेक्टर में 2, 3, 4 या उससे भी आगे के स्थान पर हैं, उनका मार्केट शेयर कैप्चर कर लेगी, पर एशियन पेंट तो एक नंबर पर ही रहेगा। सुनकर पैसे मत लगा देना। अभी मैंने आपको बिजनेस के बारे में बता दिया है कि एशियन पेंट का बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होगा, पर मैं आपको बता दूं कि कंपनी के बिजनेस का शेयर प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिजनेस और कंपनी को तो छोड़ो, यहाँ MD को जुकाम भी हो जाता है तो शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि शेयर की वैल्यू बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होती है। मार्केट में पेंट की सप्लाई ज़्यादा हो गई तो एशियन पेंट को भी प्राइस ड्रॉप करना पड़ेगा और इसका मार्जिन भी कम हो जाएगा, और मार्जिन कम होते ही शेयर प्राइस में भी इफेक्ट आएगा। अभी शेयर प्राइस अपने हाई के पास है और ये सभी खबरें भी मार्केट में हैं, फिर भी शेयर बढ़ ही रहा है। तो हो सकता है कि ऑपरेटर यहाँ गेम खेल रहे हों, आपको हाई रेट पर माल चिपका कर निकल जाएं। तो मेरी सलाह यही है कि SIP वाले तो कंटिन्यू रखें, लेकिन जो लमसम अमाउंट लगाने की सोच रहे हैं वो अभी रुक जाएं। आसमान साफ होने दो, लूटने का मौका मिलेगा। जल्दी करने वालों की यहाँ कोई जगह नहीं है। देखो, अच्छी कंपनी फाइंड करना अलग बात है और आप किस प्राइस पर एंट्री ले रहे हो ये एक अलग बात है। तो ये चैनल मैंने सीधी बात करने के लिए ही बनाया है। मैंने अपनी बात आपको बता दी, अब आपकी इच्छा। मैं तो अभी SIP के मोड में काम करूँगा और इकट्ठा पैसा नहीं लगाऊंगा। मैं अभी 2 मिनट और लेकर फंडामेंटल पर बात करूँगा। अगर आप सेटिस्फाई हो गए हैं तो कमेंट में थैंक्स या गाली जो भी आपको लगे दे सकते हैं। एशियन पेंट 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ लगभग 3300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका ऑल टाइम हाई 3590 रुपये है, तो कह सकते हैं कि ये अपना ऑल टाइम हाई पर ही है। ROC की बात करें तो 35% है, जो बहुत ज़्यादा है। चार्ट की बात करें तो स्टेबिलिटी ज़बरदस्त है। जो चार्ट 45 डिग्री के एंगल पर रहता है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसने 2006 से 2023 तक अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 8000% के मैसिव रिटर्न दिए हैं। इसी के साथ इसका 20 साल का CAGR 25% है। अब इससे ज़्यादा क्या आप बच्चे की जान लोगे? आप 10 साल का, 5 साल का और 3 साल का चार्ट देखो, आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो आप 2012 से 2023 तक सेल्स पर नज़र डाल सकते हो। साल दर साल सेल्स बढ़ी हैं। नेट प्रॉफिट भी 1000 करोड़ से 4000 करोड़ हो गया है। EPS भी बढ़ रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी पर लगभग 1933 करोड़ का कर्जा है। वहीं रिजर्व की बात करें तो 15,896 करोड़ तो रिजर्व में ही पड़े हैं। इतने रिजर्व के साथ कंपनी 1 सेकंड में सारा लोन चुका सकती है, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी डेप्ट फ्री है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 52% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। वहीं FII के पास 17 और DI के पास 10% की हिस्सेदारी है। पब्लिक भी 20% की अच्छी खासी हिस्सेदारी साझा करती है। तो फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई डरने वाली बात है। आप SIP के ज़रिए थोड़ा थोड़ा माल उठाते रहो और मौके का इंतज़ार करो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।